हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दो कदम में। एक बार फिर किताब कौतिक के आयोजक हेम पंत जी और दयाल पांडे जी का आभार। किताब कौतिक में पेरेंटिंग टिप्स पर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा जोशी को सुनने का मौका मिला। वार्ता बेहद रोचक और सारगर्भित थी। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है एक्सपर्ट ओपिनियन को आप अपने कंडक्ट से कोरिलेट कर पाएंगे। पेरेंटिंग अपने आप में चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जिस तरह से समाज में हाइप बनाया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कठिन है या ये आसान है, उसी तरह से पेरेंटिंग वाला भी है। पेरेंटिंग के साथ एक मुद्दा ये है मैम कि अगर आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें अंतर है तो बच्चा उसे सबसे पहले ऑब्जर्व करे। आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका अंतर कितना कम है। आप इसको ऐसे समझिएगा, भारतीय राजनीति जैसी स्थिति में है आज, अगर उसमें कोई पॉलिटिशियन आपसे आके कह दे कि बच्चों हमेशा सच बोलना चाहिए, जैसी स्थितियां हैं उसमें लोग हंसेंगे। लेकिन अगर यही वक्तव्य वो इंसान कह दे आपसे जिसकी आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं निजी जिंदगी में, आपकी माँ हो, पिता हो, दादा दादी हो, कोई गुरु हो, और वो कहें कि बेटा कुछ भी हो जाए जिंदगी में सच बोल, आप यकीन मानिए आप इतनी आसानी से झूठ नहीं बोल पाएंगे। बात तो एक ही थी लेकिन किसने कहा ये फर्क पड़ता है। तो पेरेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा एक ही फर्क पड़ता है कि आप जैसा अपने बच्चों से बोलते हैं आपका भी उसी के आसपास आचरण है या आप बोलते ही बोलते हैं ऐसा है। अधिकतर देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को अपनी धरोहर या पोजीशन समझते हैं। तो क्या ये उचित है या बच्चे को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखा जाना चाहिए? हम जब बचपन में थे तो हमें खूब कूटा गया है। हम में से अधिकतरों ने थप्पड़ खाए होंगे, मार खाई होगी, और हम लास्ट पीढ़ी है जिसको ये अब आगे नहीं करना है। हमारी चैलेंज ये उठ गया कि हमें तो पीठ पीठ से सुधारा गया है, तो हमसे एक्सपेक्ट किया गया है कि अब हम वो मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाएं जो मैम बताएंगे। और क्योंकि अब ये बताया जाता है कि बच्चा अपने आप में स्वतंत्र है और मैं इससे सहमत भी हूँ। हाँ, ये ट्रांजिशन लाने में समय लगता है क्योंकि जिस दौर से जिस परवरिश से आप गुजरे होंगे या मैं गुजरा हूँ उस दौर में मार खाना सामान्य बात है। पेरेंट्स इस बात को समझें कि बच्चा तो अपने आप में एक स्वतंत्र एंटिटी है ही औरों की तरह। आप इसको आत्मसात करिए और ये हमारी पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो हमने आगे नहीं पहुंचाना है। तो ट्रांजिशन और चैलेंज अपने में बदलाव का सबसे बड़ा हमारे लिए। हमारे वहाँ पेरेंटिंग में बहुत कम काम होता है, नहीं के बराबर होता है। हम हमेशा बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हम उनको सुनते नहीं है। और हम जो है हमेशा एक फैमिली पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। जो फैमिली में सत्ता होती है, पेरेंट्स की बात होती है, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे आज्ञाकारी हो। मैम, आजकल बच्चों की बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं। जैसे अगर एक 9th में पढ़ने वाला बच्चा अगर 1-1.5 लाख की बाइक की डिमांड करे या महंगा मोबाइल फ़ोन मांगे तो हम कहते हैं आजकल के बच्चे हैं। लेकिन क्या बच्चों की ये डिमांड पूरी करना उचित है? ये आज का समय है, आज का परिवेश है, डिजिटल जो है युग की बात हम करते हैं। तो चूंकि एक मार्केटिंग है, आप देख रहे हैं कि जो समाज है वो पूरी मार्केटिंग की एक व्यवस्था है। हमारे जितने टीवी चैनल्स हैं वो दिखाते हैं कि अच्छी बाइक, अच्छा लड़का। तो जो विज्ञापन का प्रभाव है हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे परिवेश का प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। अगर बच्चा कहता है कि उसको जो है बाइक चाहिए, हमने उसको ये एहसास ही नहीं कराया भाई हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तुम्हें हम बाइक नहीं दे सकते, तुम्हें जो भी करना है अपने स्किल्स से। उसके लिए जो बचपन से जो स्किल्स तैयार कराई जाती है, बच्चे को जो सिखाया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसमें फेलियर हैं एज ए पेरेंट्स। हमारे वहाँ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, फादर जो है घर आए, बच्चे ने देखा कि अरे फादर तो बहुत अच्छे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, समोसा खा रहे हैं, माँ सब काम कर रही। तो अगर लड़का होगा वो यही सीखेगा मुझे यही रोल निभाना है। तो इसका मतलब अगर हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो बाइक की बात कर रहा है और उसको ये पता है कि उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब कि हमारी पेरेंटिंग फेलियर है।
तो हमको लगता है बच्चा तो कल सुसाइड कर लेगा, ऐसा इसको बाइक दे दो, आज इसको स्कूटी दे दो, आज इसको बाइक दे दो, आज इसको किताब दे दो। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो है मुझे लगता है वो नॉनसेंस है, जैसा होता है जिस रूप में है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स बैठे हों और बहुत सारे मुद्दों पे संवाद हो। 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, 2 पेरेंट आए, टीचर ने शिकायत की और अगर टीचर ने शिकायत ना करे तो माँ बाप कर लेंगे, एक ही बात है। था पहली बार ही गया मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में अभी सितंबर 2023 में। मैम ने मेरे बेटे का बताया कि बड़ा खराब है, 82% ही आया है। मैंने कहा मैम 7वीं क्लास में आपके कितने आए आपको याद है? मुझे तो याद नहीं है, सच कह रहा हूँ। मैं केवल इतना जानना हूँ, नया स्कूल है बच्चे के लिए, ये पहाड़ से आए हुए बच्चे हैं। आप बस इतना बता दीजिए कि बच्चे का व्यवहार अपने साथियों के साथ, आप लोगों के साथ कैसा है? नहीं, वो तो अच्छा है। मैंने कहा मैं आपको एक घटना बताता हूँ, शायद मेरे बेटे ने आपको नहीं बताई होगी। मेरे बेटे ने घर आके मुझे बताया कि पापा क्या हुआ, स्कूल में हम लोग खड़े थे लाइन पे, पीछे जो लड़की खड़ी थी, लड़की को बुखार तो था ही, अचानक उससे उल्टी आ गई हुई, तो सीधे उसका एक बड़ा हिस्सा इसकी पीठ पे गिरा। मेरा इतना कहने तक मैम ने फौरन, सर आप नाम बताइए, आप आपके बेटे ने शिकायत क्यों नहीं की अभी तक? मेरे बेटे से मैंने कहा तूने क्या किया? उसने कहा कुछ नहीं, मैं वॉशरूम गया, मैंने कमीज उतारी, धोई, निचोड़ी, फिर पहन के आ गया मैं, 5 मिनट फिर सूख गई वो। मैंने कहा मैम मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसने वो किया जो वहाँ पर करना चाहिए। तो आपने पूरी बात सुनी नहीं आधे में कि मतलब आप इस मोड में क्यों आ जाते हैं, शिकायती मोड में। बची खुची कसर पेरेंट्स कर दे रहे हैं पूरी। अगर टीचर शिकायत नहीं कर रहा तो फिर पेरेंट्स कर रहे हैं, उनके पास 50 शिकायतें। जब से बोर्ड परीक्षा होती है तो बच्चों के साथ साथ माता पिता भी टेंशन में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी चला, कितना प्रभावी हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन रिजल्ट आने तक एक धुक-धुकी लगी रहती है। और क्योंकि रिश्तेदार पड़ोसी सब बच्चे के परसेंटेज मार्क्स पूछते हैं, तो अंकों और सीजीपीए का ये खेल कहाँ तक उचित है? तो हमारे सपने हैं जो हम पूरे नहीं कर पाए हैं। स्कूल को ठेका दे रखा है कि वो हमारे बच्चों को सुधारे, उसके लिए हम फीस दे ही रहे हैं उसे, और उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो हमारे बच्चों को सुधार के बेहतर प्रोडक्ट के तौर पर हमें दे दे। बस अभिभावक वाला जो हिस्सा है वो बड़ी दिक्कत है अधिकतर घरों में। घर में जब बातचीत होती है तो 2 ही मुद्दों पर ज्यादातर बात होती है, या तो पारिवारिक षड्यंत्र, चाचा ने ऐसा कर दिया, ताऊ ने वैसा कर दिया, या हमारे घरों में यह है कि हाँ वो अमुक का बेटा या बेटी IIT निकल गया है, उसके इतने % आए और तुम क्या कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए कौन सा काम कर दिया है। वो प्रेशर हम लंबे समय से बनाते हैं। हम में से कई लोग कहते हैं कि परीक्षा के दिनों में मनोचिकित्सक आएगा या प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे और ऐसे कई काउंसलर आएंगे और बच्चों से कहेंगे तुम तनाव मत लेना परीक्षा का। अब मेरे ख्याल से बच्चा कोई स्विच बोर्ड तो है नहीं, आपने ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। परीक्षा के दिन आप कहें या टेंशन ले लो और उसने ले लिया, और टेंशन मत लो और कोई ना ले, क्या ऐसा संभव है? टेंशन लेना या ना लेना एक दिन का नहीं है। आपकी जो बातचीत धीरे धीरे घरों में होती है, आप आत्म मंथन करें कि आप किन मुद्दों पे बात करते हैं। बच्चों से परसेंटेज का प्रेशर पहले से कहीं न कहीं बनाया होगा आपने। तो ये जो एग्जाम के दिनों में लास्ट में आप इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर शिक्षा का मतलब आपको बेहतर इंसान बनाना नहीं हो पाया, जो कि एकमात्र उद्देश्य था, तो बाकी तो नौकरी पाने के तरीके हैं, रोजगार पाने के तरीके हैं, तो उसको शिक्षा मत कहिए। हम सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी का बच्चा, मेरे दोस्त का बच्चा, मेरे रिश्तेदार का बच्चा तो बहुत बड़े पद पर है और मेरा बच्चा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? मैम काफी अच्छा सवाल है, पता नहीं मैं कितना सही जवाब दे पाऊंगा, प्रयास करता हूँ। रेखा मैम ने अभी जो कहा ना कि बच्चों को हम बहुत कम सुनते हैं, बच्चों को उपदेश दिया जाता है। 2 ही तरीके हैं, या तो आप बॉस बन के उनको आदेशित करें, या सरकास्टिक वे में कई बार आलोचनात्मक जो व्यंग्यात्मक होता है उनके ऊपर कमेंट कर। हम कई बार ये नहीं समझते कि ये दोनों चीजें हमें खुद नापसंद है। हम में से यहाँ कौन है जिसको अपना बॉस पसंद है? किसी को पसंद नहीं आता अपना बॉस, ये सच है। लेकिन हम माँ बाप जब होते हैं तो अधिकतर जो देखिएगा वो बॉसेज में कहीं न कहीं आने लगता है, आदेशात्मक ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि माँ बाप की इतनी हो जाती है बात कि बच्चा कहना भी जाना है तो कोई सुनने वाला नहीं है उसकी। अब डिसीजन माँ बाप नहीं ले लेने हैं हर चीज में, वो इतना आपस में तर्क वितर्क कर लेंगे। इसके बजाय अगर थोड़ा सा बातचीत का बचपन से रवैया किया जाए, बातचीत घर में रोज हो और खाना रोज साथ खाएं। बच्चों की आप अगर सुनना शुरू कर दें, बस इतनी रिक्वेस्ट है। आप इस बात को समझिए कि आपको हर चीज में लाभ क्यों दिखता है। मेरे बच्चे को अगर संगीत में मजा आ रहा है, मैं उसको छीन के क्या कर रहा हूँ, केवल प्रॉफिट देख रहा हूँ कि नहीं इसमें ना ज्यादा कमाई। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बात को समझें कि आपके बच्चे को जिसमें अच्छा लगता है, तो में अगर आपका बच्चा संतुष्ट होगा ना,
तो आपको बहुत खुशी होगी। 2 बच्चों में आपसी तुलना घर में, पड़ोस में, चाहे रिश्तेदारी में कितनी घातक हो सकती है। के इंटरेस्ट अलग है और दोनों की जो है एबिलिटी अलग है। 2 अलग तरीके के प्राणी हैं और 2 बिल्कुल यूनिक हैं। तो दोनों में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? पर चूंकि हमको पेरेंटिंग का वो व्यवहार पता ही नहीं होता, वो बच्चे एक समय के बाद डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जो आंकड़े हैं वो इतने भयावह आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा युवा में डिप्रेशन हो रहा है। 15 से 29 साल के बच्चे जिसकी हमको सख्त जरूरत है, सबसे ज्यादा सुसाइड वो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम पेरेंटिंग पर देखते हैं और जब ये मानसिकता से हम बच्चों को जो है पालन पोषण करेंगे तो फिर बच्चे नहीं रहेंगे। कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, हमने इतनी मेहनत करी, अब हमको दूसरे नहीं, वो क्यों पूछेंगे? क्योंकि जो उनकी इच्छाएं थी वो हमने मार दी, उनको डिप्रेशन का शिकार बना दिया। तो मुझे लगता है ये चीज जो है हम सबके लिए बहुत घातक है। जो बच्चे जिस तरीके की जिंदगी चाहता है उसको उसका अधिकार है, उसको वो मिलना चाहिए। कई बार किसी बच्चे कॉलेज में या कोचिंग संस्थानों में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। तो जैसे एक बच्चा कहता है कि पापा जेईई मुझसे नहीं होगा, आई क्विट, और ऐसा कहकर वो बच्चा इस दुनिया से क्विट कर जाता है। तो ये जो बच्चे का मैसेज है ये उस माता पिता के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे समाज में ये मैसेज जाता है। तो अपने बच्चे को भावनात्मक तौर पर कैसे मजबूत बनाएं कि वो घर से बाहर हो। हमको बच्चे पालना ही नहीं आता, हमको पता ही नहीं होता है। हम उनके साथी में भाग रहे होते हैं कि मुझे इंजीनियर बना है, मुझे डॉक्टर का साथ है, इसका प्रोफेसर का साथ है और इसका जो है साइंटिस्ट का साथ है। एज ए पेरेंट्स हमको लगता है कि उन्हें हमें सुनना चाहिए। बेसिकली हम भावनात्मक रूप से बच्चों को नहीं समझते। तो बच्चा सब होता नहीं इस कैसे कर लो, जो बड़े लोग कहते हैं चुप हो जा, क्यों बोल रहा है बड़े के बीच में। तो हम तो उसकी जो बोलने की एबिलिटी है, जो उसको सुनने की एबिलिटी है, हम वही खत्म कर रहे हैं। अब क्या बच्चा अंदर घुटने लगता है कि वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए आज्ञाकारी बच्चा बन जाता है। उनके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देता है, उनके अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देता है, पर अंदर से वो एक खोखला बच्चा होता है। और जब उसको लगता है कि अब वो नहीं कर पाएगा, फिर वो कई बार सुसाइड कर देता है। पहली चीज की परिवेश कैसा हो, हम सबको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वेस्टर्न कंट्री में जो पेरेंटिंग होती है वो जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तब से काउंसलिंग हो जाती है। काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे स्कूल या कॉलेज में मेडिकल काउंसलिंग होने में देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बच्चों से ज्यादा हमको पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए और हमको ये सीखना चाहिए कि हमें बच्चों के लिए अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए। तब जाके शायद हम इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों में मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, सांस फूलना जैसे हृदय रोग भी बच्चों में हो रहा है। तो और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं के बराबर है। लालन पालन में खान पान का ध्यान कितना जरूरी है। आसपास कोई पार्क नहीं, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? ये पूरे सिस्टम के लिए है कि हम बच्चों के लिए कैसी सुविधाएं बना रहे हैं। क्या हम बच्चों के लिए ऐसा समाज बना रहे हैं वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज रहे वो करें। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो वो जो भी खाएंगे मुझे लगता नहीं है कि उसका कुछ बुरा असर होगा। कई बार जो है पेरेंट्स को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो अपना तो सोशल मीडिया में रहते हैं और बच्चे से कहते हैं चल तू पढ़, हमने तो जो करना था कर लिया, तूने पढ़ लिया। अब चूंकि बच्चे के रोल मॉडल उसके पेरेंट्स हैं और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। पहले हमारे जॉइंट परिवार रहते थे, धीरे धीरे सिंगल हो गए या दोनों जो है पेरेंट्स से वर्किंग हो गए, तो आपके पास टाइम नहीं है, वो सारी चीजें आप नहीं बना पा रहे हैं और फास्ट पैसा भी आ गया तो फास्ट फूड हमारे लिए थोड़ी ईजी है।